नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं फिर से जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 40 से 50 मिनट और उनके जीवनी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में आज फिर से चर्चा करूंगा। पिछले एपिसोड में मैंने जहां तक चर्चा किया था वहां से आगे मैं चर्चा आज फिर आरंभ कर रहा हूं। आइए हमारे साथ बने रहिए। आज का चर्चा है जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे सैंडर्स। ओके, सैंडर्स उसको भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु और आजाद जी ने मिलकर उसको दंड देने का निश्चय किया। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे इस कार्य योजना का जो है संपादन किया। आइए, कहते हैं उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ कभी वफादारी नहीं, धोखा देना उसका चरित्र था। और जब भी ऐसा अवसर आता सरकार अपना यह चरित्र प्रमाणित करने में पीछे नहीं रहती। बात सन 1914 से 1919 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार ने भारतीयों से इस वादे के साथ मदद मांगी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कर देगी। हालांकि भारतीय नेता ब्रिटिश सरकार के इस चरित्र से पूर्णतः परिचित, परंतु फिर भी वे उसके फैसले के जाल में फंस गए और अंग्रेजी अ, दस्ते में लाखों भारतीय नौजवानों को भर्ती कराया। गांधी के इस उपकार का बदला ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद पुरस्कार देकर चुकाया। सिर्फ गांधी जी को, भारतीय जनता को नहीं। और जो उस समय राजभक्ति का सबसे बड़ा बड़ा पुरस्कार था। राजभक्ति किसका? ब्रिटिश सरकार का, भारतीय लोगों का नहीं। जो देशभक्त था उसका नहीं, परंतु स्वतंत्रता देने के नाम पर वह अपना पुराना चरित्र दिखा। नेताओं द्वारा बार बार उन यादों वादों की याद दिलाने पर भारतीयों के सामने एक और छल परोसने के लिए सरकार ने यह घोषणा की कि जल्द ही एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। उस कमीशन में आधे लोग भारतीय होंगे तथा आधे अंग्रेज। वही कमीशन इस बात का फैसला करेगा कि भारतीयों को स्वतंत्रता किस प्रकार और कब दी जाए। हालांकि यह भी ब्रिटिश सरकार का एक और छल ही था, क्योंकि वादे के मुताबिक कब और किस प्रकार की बजाय उसे सीधे आजादी के लिए कमीशन की घोषणा करनी थी। परंतु भारतीय नेताओं ने ज्यादा ऐतराज नहीं किया। उनका ख्याल था कि आवश्यकता यह है कि प्रक्रिया शुरू हो, बात आगे उठे। नेताओं के दबाव एवं भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता के प्रति दीवानगी को देखकर अंततः यह आयोग भारत आया। परंतु यहाँ भी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अंग्रेजों ने अपना खेल दिखा ही दिया। भारत आया साइमन कमीशन, 7 सदस्य कमीशन था, परंतु उनमें भारतीय कोई भी नहीं था। सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत जनता जो है, भारतीय जनता समझ गई कि अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल है। इस तरह वह भारत की स्वतंत्रता को एक बार और बंधक बनाना चाहती। अतः भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का विरोध करना तय कर, भारतीय नेताओं ने यह निश्चय किया कि वो इस साइमन को भारत में नहीं रुकने, उसे वापस जाना। इस कमीशन की अध्यक्षता साइमन नाम के एक अंग्रेज कर रहे थे, अतः इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। आज भी इतिहास में इसे साइमन कमीशन के नाम से ही जाना जाता। भारतीय नेताओं ने सरकार से, यानी ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट रूप से कह दिया कि अंग्रेज कभी भी भारत के पक्ष में निर्णय नहीं दे सकते। अतः सरकार को अपना यह निर्णय वापस लेना चाहिए। कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार।
और कमीशन के इंग्लैंड से चलते ही भारत में उसका विरोध होना शुरू हो गया। जगह जगह कमीशन के विरोध में काले झंडे लगाए गए, स्थान स्थान पर सभा करके साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जाने लगे। साइमन जहां भी गया वहां के लोगों ने काले झंडे दिखाकर नारे लगाए, दिखाकर उसका विरोध किया। सरकार को हर तरफ से, किस सरकार को भैया, ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजी सरकार को हर तरफ से नागरिक के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ रहा। कमीशन कई जगहों पर घूमा, परंतु हर नगर हर शहर जहां भी गया वहां उसे प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। पंजाब की राजधानी लाहौर में भी कमीशन पहुंचने वाला था। अंग्रेज सरकार के कुछ पिट्ठू एवं अंग्रेजी नौकरशाह साइमन का स्वागत करने के लिए पलक पांवरे बिछाए इंतजार कर रहे। साथ ही भारतीय भारतीय देशभक्तों की तैयारी भी मुकम्मल थी, पूरी थी। साइमन का विरोध करने के लिए राष्ट्रभक्तों ने भी खूब तैयारियां की थी। सैकड़ों काले झंडे बनवाए गए। दूसरे दिन जब साइमन कमीशन रेलवे स्टेशन पर उतरने ही वाला था, तब हजारों भारतीय अपने हाथों में काले झंडे लिए तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। यह भीड़ जब नारे लगाती तो ऐसा लगता मानो संपूर्ण स्टेशन थर्रा उठा। साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन एक धोखा है। इन नारों से लाहौर का आकाश गूंज उठा। इस भारी जुलूस का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। जुलूस स्टेशन की ओर बढ़े और बढ़ने लगा। इस अपार भीड़ के सामने नौकरशाही के छक्के छूटने लगे। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, जनता का शोषण समाप्त करो। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर की कोई विशाल लहर उठ रही है जो अपने प्रवाह में ब्रिटिश सरकार को बहाकर ले जाना चाहती। बड़ी संख्या में पुलिस वाले आकर उस भीड़ को रोकने लगे। पुलिस भीड़ को तीतर बीतर हो जाने की चेतावनी दे रही थी, परंतु स्वतंत्रता के मतवाले पुलिस की बात कहाँ सुन रहे। पुलिस के बार बार कहने पर भी वह जुलूस आगे ही बढ़ता गया। पुलिस का रौब उस भीड़ पर नहीं चल पा रहा। आखिरकार पुलिस अत्याचारी शासन की निर्मम करतूत पर उतर गई। निहत्थे एवं शांति प्रिय ढंग से अत्याचार एवं गुलामी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने निर्ममता से लाठी भांजना शुरू कर दिया। मानो लाठियों की भयंकर बरसात। हजारों के सिर फूटे, हाथ पैरों में चोटें आई, सैकड़ों लोग होश गंवाकर गिर पड़े। लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई थी। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आखिरकार 17 नवंबर 1928 को वह लोकप्रिय नायक, आजादी का दीवाना, पंजाब केसरी संसार को छोड़कर चला। लाला लाजपत राय की मृत्यु ने मानो क्रांति की इस अग्नि में घी का काम किया। चारों तरफ क्रांति की आग और तेजी से भड़क गई। क्रांतिकारियों के दिल में भी प्रतिहिंसा की आग सुलगने लगी। आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और जय जय गोपाल आदि ने मिलकर अपने प्रिय नेता की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। क्रांतिकारी लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बनाने लगे। वैसे तो इस दल का प्रत्येक कार्य केंद्र समिति के सदस्यों के बहुमत से लिए गए निर्णय के अनुसार पूरा किया जाता था, परंतु उस समय लाहौर में दल के सभी सदस्य मौजूद नहीं थे। फिर भी लाहौर में रह रहे दल के सभी सदस्य इस योजना से पूरी तरह से सहमत थे। निर्णय तुरंत लिया जाना था और लाहौर के बाहर के सदस्यों को इतनी जल्दी बुलाना संभव नहीं था। अंततः दिसंबर 1928 के पहले सप्ताह में लाहौर के मजंग मोहल्ले के एक मकान में समिति के सदस्यों की एक बैठक हुई और उसमें बदला लेने का निश्चय किया गया।
इस बैठक में तय किया गया कि लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट को मार दिया जाए, क्योंकि लाठीचार्ज का हुक्म उसी ने दिया था। इस योजना को अंतिम कार्य रूप देने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु तथा जयगोपाल को, इन 4 युवकों का दल एक नियुक्त किया गया। कुछ दिन पहले जयगोपाल को स्कॉट के आने जाने का रास्ता देखने तथा उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए लगा दिया। जयगोपाल रात दिन इसी कार्य में लग गया। कार्यवाही के 15 दिन, कार्यवाही के लिए 15 दिसंबर 1928 का दिन निश्चित किया गया था। उस दिन मौसम में धुंधलापन कुछ ज्यादा था। जयगोपाल को चंद्रशेखर ने पुलिस मुख्यालय पर कुछ देर पहले ही भेज दिया। वह साइकिल लेकर पहुंच गया। उसने अपनी साइकिल मुख्यालय गेट के सामने इस प्रकार लगा दी मानो उसमें कोई विशेष खराबी आ गई हो, वह चल नहीं पा रही, और झुक कर साइकिल को देखने लगा। स्कॉट का वध राजगुरु तथा भगत सिंह द्वारा किया जाना तय। आजाद पास ही डीएवी कॉलेज के सामने की दीवार की आड़ में छिपे। उनकी यह जिम्मेदारी थी कि जब स्कॉट को मारकर भगत सिंह एवं राजगुरु भागेंगे तब उन्हें वे कवर करने और उनका पीछा करने वालों को रोके। आजाद को इस काम में महारत हासिल। सड़क पर साइकिल खड़ी करने का उद्देश्य यह था कि अगर निशाना चूक जाए तो साइकिल पर बैठकर स्कॉट का पीछा किया जा सके। दूसरे जयगोपाल स्कॉट को अच्छी तरह पहचानता था। पिछले कई दिनों से वह इसी कार्य में लगा। निश्चित समय पर सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। यहाँ जयगोपाल से एक गलती हो गई। दरअसल वह सैंडर्स को ही स्कॉट समझ बैठा था, जिससे ही सैंडर्स मोटरसाइकिल पर बैठकर कार्यालय के गेट पर आया। जयगोपाल ने संकेत किया और राजगुरु ने तुरंत गोली उसकी गर्दन पर दागी। सैंडर्स मोटरसाइकिल समेत वहीं गिर पड़ा। इसके बाद भगत सिंह ने 4-5 गोलियां और उसके सिर में दाग दी, ताकि काम अधूरा न रह जाए। काम खत्म करके दोनों क्रांतिकारी एक साथ डीएवी कॉलेज के अहाते की तरफ बढ़े। इस पर कार्यालय के बरामदे में खड़ा एक सिपाही बड़े जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर फन तथा अन्य 2 सिपाही उनका पीछा करने के लिए भागे। भगत सिंह ने फर्न पर गोली चला दी। उसने अपने को झुककर तो बचा लिया, पर इस प्रयास में वह गिर पड़ा। उसे गिरते देखकर दूसरे सिपाही ठिठके, परंतु उन्हें पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्हें पीछे आते देख आजाद ने अपना मौजर निकाल लिया और उसने भाग जाने की चेतावनी दी। उसमें एक सिपाही था, चनान सिंह। उसने सोचा कि वह शायद क्रांतिकारियों का पीछा करके उन्हें पकड़ लेगा, अतः वह कुछ अधिक वीरता दिखाने पर उतारू हो गया और पीछा करना नहीं छोड़ा। उसकी धृष्टता देखकर आजाद ने गोली चला दी। आजाद का निशाना चूकने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सिपाही फौरन यमपुरी पहुंच गया। चनन सिंह के मरने के बाद फिर उनका पीछा करने की हिम्मत किसी ने नहीं। चंद्रशेखर, भगत सिंह तथा राजगुरु तीनों डीएवी कॉलेज के छात्रावास में पहुंचे। तीनों ने कार्य पूरा होने की खुशी में एक दूसरे को बधाई दी और फिर आजाद एवं राजगुरु एक साइकिल पर बैठकर वहां से निकल। भगत सिंह भी कुछ देर छात्रावास में रुककर फिर वहां से अपने एक साथी का कोट पैंट और हैट तथा कुछ पैसे लेकर चले गए। सैंडर्स का वध अनजाने में हुआ था। दरअसल उन तीनों की इच्छा थी स्कॉट को मारने की, परंतु यह मतलब यह नहीं है कि वे मारना क्यों चाहते। दरअसल जिस हृदय में आत्मसम्मान की भावना होती है, जो लोग अपनी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वे अपनी मातृभूमि तथा मातृभूमि के लिए संघर्ष करने वाले किसी भी व्यक्ति का अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की हत्या मातृभूमि का घोर अपमान था। अपने देश में ही शांतिपूर्ण ढंग से काले शासक का विरोध कर रहे उस देशभक्त को जिस तरह लाठियों से पीट पीट कर मारा गया था, वह निश्चित रूप से इतना अपमानजनक था कि उसका बदला लेना किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए पावन कर्तव्य के समान था।
अब सैंडर्स की जो है हत्या हो चुकी थी, अब इनको लाहौर से जाना पड़ा। इनको जो वहां पर क्रांतिकारी थे उनको वहां से जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वहां पर पुलिस उनको जो है खोजबीन कर रही है उनको पकड़ने के लिए। आइए अब आगे की बात देखते क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य था लाहौर से फरार होना, भागना। पुलिस तो मानो पागल सी हो गई थी, सारा नगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। सड़कें, गलियां, कूचे, जहां देखो पुलिस ही पुलिस नजर आती। पुलिस का एकमात्र उद्देश्य था सैंडर्स को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी, किसी भी कीमत पर हो, किसी भी स्थिति में। कौन पुलिस कर रहा था? उस समय गिने चुने 10-12 पुलिस होंगे ब्रिटिश सरकार में, बट बाकी जो 100 में से 90 पुलिस भारतीय लोग थे, और भारतीयों को ही पकड़ने के लिए पीछे पड़े। बताइए। सैंडर्स के बंगले के पास डीएवी कॉलेज था। पुलिस को यह शक था कि उसकी हत्या के बाद क्रांतिकारी इसी कॉलेज में कहीं छुपे बैठे। इस शक में उन्होंने कॉलेज का कोना कोना छान मारा। पूरे कॉलेज का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा था जहां पुलिस नहीं पहुंची। परंतु सब ढूंढते ढूंढते थक गए। क्रांतिकारी तो दूर, उनकी गंध तक भी नहीं मिली। इधर क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी समस्या थी लाहौर से फरारी, पर आखिर कैसे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि एक कोठरी में बैठे इसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। सबकी चिंता यही थी कि किसी तरह लाहौर से बाहर निकला जाए। आजाद ने कहा, मेरी चिंता नहीं है, मैं तो किसी न किसी तरह निकल ही जाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या है भगत भगत सिंह एवं राजगुरु के लिए। इनको छिपकर भागने का अनुभव नहीं है। वैसे भी पुलिस इन्हीं की तलाश ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों ने इन्हीं को देखा है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर को चिंतित और परेशान देखा तो बोले, आजाद जी आप व्यर्थ में परेशान हैं। अगर किस्मत में गिरफ्तार होना लिखा होगा तो होगा, हो जाएगा। एक ना एक दिन तो मातृभूमि के चरणों में यह आशीष चढ़ाना ही है। आज ही चढ़ जाए तो क्या हो जाए। भगत सिंह की बात पर चंद्रशेखर के होठों पर मुस्कान आ गई। भगत, मैं जानता हूं भाई कि तुम मरने से नहीं डरते, कोई क्रांतिकारी मरने से नहीं डरता, परंतु हमारी जान इतनी सस्ती भी तो नहीं है कि उसे इतनी आसानी से अंग्रेज के हवाले कर दिया जाए। प्रयास तो करना होगा मित्र। आगे अंजाम जो भी हो, मेरा मन में एक योजना है, अगर तुम लोग को वह पसंद आ जाए तो कुछ उम्मीद बन सकती है। आजाद भैया आप योजना बनाइए, हम जरूर उस पर अमल करेंगे, राजगुरु ने कहा। आज आजाद बताने लगे। वह योजना सबको अच्छी लगी। राजगुरु ने कहा, आज दुर्गा भाभी मान जाए तो इस योजना में हम अच्छी तरह लाहौर छोड़ सकते हैं। भाभी से हम बात कर चुके हैं, वे भगत को अपने भाई जैसा प्रेम करती है। उन्हें उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण खतरे में डालने में कोई एतराज नहीं है। और अब भगत तुम बोलो, तुम क्या कहते हो। कर तो लूंगा यह सब, लेकिन भाभी के साथ मुझे यह कुछ रुचिकर नहीं लग रहा है। कोई और रास्ता निकाल। तुम क्या सोचते हो भगत, हम इतना बड़ा काम करके अभी एक विजय योद्धा की तरह यहाँ बैठे हैं। तुम लोगों की गिरफ्तारी से हमारा यह उत्साह अपने आप खत्म हो जाएगा। अंग्रेज सरकार को अपने अफसरों की मौत का गम नहीं है। क्या फर्क पड़ जाता है किसी के मरने से, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। परंतु वह हम लोगों को गिरफ्तार करके कई क्रांतिकारियों के दिलों में यह दहशत बैठाने में कामयाब हो जाएंगे कि क्रांतिकारी किसी घटना को अंजाम देकर अंग्रेजों के हाथों से बच नहीं सकते। और मेरे भाई, हमें यह संदेश आम जनता तक पहुंचाने से हर हाल से रोकना है, तभी हमारी सफलता सार्थक होगी। और एकमात्र उसका एकमात्र सबसे सुरक्षित रास्ता वही है जो मैंने तुम्हें बताया। आजाद के इस लंबे भाषण का भगत सिंह पर उचित प्रभाव पड़ा। वे उनकी बात मान गए। दूसरे दिन लाहौर स्टेशन पर एक साहब
कोट पैंट, सिर पर हैट तथा होठ में मोटा सा सिगार दबाए उतरे। उनके साथ एक खूब सजी धजी मैम भी थी और पीछे चपरासी हाथों में फाइल लिए। साहब बड़े रौब के साथ स्टेशन पर पहुंचे। चपरासी भाग कर दो टिकट फर्स्ट क्लास के और एक सेकंड क्लास का ले आया। अफसरों ने उसे उस युवा अधिकारी को देखकर सैल्यूट मारा। साहब सबके देखते देखते अमृतसर जाने वाली ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन सीटी देकर चल पड़ी। ये अफसर कोई और नहीं भगत सिंह थे और उनके साथ मैम के रूप में थी उस समय की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और चपरासी के रूप में थे राज। अपने इस असाधारण अभिनय से क्रांतिकारियों ने बड़ी आसानी से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दी और लाहौर से निकल आए। चंद्रशेखर आजाद तो बहरूप बनाने में माहिर थे ही। भगत सिंह को भी कोई खास परेशानी नहीं हुई और सभी क्रांतिकारी अमृतसर पहुंच गए। वहां से अलग अलग ट्रेन में सवार होकर उन्होंने अपनी अपनी राह पकड़ ली और अंग्रेज सरकार हाथ मलती रह गई। पुलिस के हाथ निराशा के सिवाय कुछ नहीं लगा। अब आजाद जी जो है जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू से भेंट कर कानपुर इलाहाबाद अब के प्रयागराज। आजाद की प्रसिद्धि चारों तरफ समय फैलने लगी थी। उनके विषय में सुनकर एक बार पंडित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में प्रयागराज में बुलाया। आजाद आनंद भवन में पहुंचे। दोनों में बहुत देर तक बातचीत होती रही। ब्रिटिश राज के विरुद्ध चल रही क्रांति के संबंध में उन लोगों के बीच ढेर सारी बातें हुई। मोतीलाल नेहरू ने कहा, आजाद, मुझे नहीं लगता कि तुम मुट्ठी भर वीर मामूली शस्त्रों की सहायता से इतने बड़े और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से जीत पाओगे। तुम वीर हो, तुम्हारे अंदर मातृभूमि के प्रति बलिदान का अटूट जज्बा है। मैं इन सारी बातों से इनकार नहीं करता आजाद, लेकिन बेटा जरा शांति से सोचो। इस प्रकार लड़कर भिड़कर तुम अंग्रेज सरकार का कुछ नुकसान तो कर लोगे, परंतु क्या उन्हें देश से बाहर निकाल पाओगे? अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर बनाए रखिए आप, बाकी सब कुछ हम कर लेंगे, इसे आप निश्चित समझिए। आजाद ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन कैसे? कैसे तुम नामुमकिन को मुमकिन कर पाओगे आजाद? लाल ने पूछा। वैसे ही जैसे हाथी को एक छोटी सी चींटी समाप्त कर देती है, वैसे ही जैसे दूध से भरे बड़े बड़े कड़ाह को नींबू की एक बूंद समाप्त कर डालती है। और फिर हमारे साथ तो पूरा देश है। जैसे आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है, फिर हमें क्या भय? अत्याचारी अगर अपने अत्याचार को बढ़ाता है तो उसका प्रतिकार करने वाला भी जन्म ले ही लेता है। विद्रोह की यह आग एक दिन इस अत्याचारी साम्राज्य को जलाकर रख देगी, यह निश्चित समझिए पंडित जी। नेहरू ने उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आजाद के अतुलनीय आत्मविश्वास का उनके मन पर भी गहरा असर पड़ा। आजाद ने आगे कहा, ये घटनाएं छोटी छोटी मालूम मामूली घटनाएं लगती हैं। इस तरह ब्रिटिश सरकार को हम यह बताना चाहते हैं कि हम शक्ति में उनसे कम नहीं है। अगर ब्रिटिश सरकार अभी यह बात समझ जाए तो बेहतर है, वरना वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को प्रत्येक भारतवासी के रूप में एक क्रांतिकारी मिलेगा और तब उसके लिए अपनी जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो जाएगा। परंतु आजाद, इन अफसरों को मारने से क्या फायदा? एक मरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। आखिर ये अफसर तो ब्रिटिश सरकार के नहीं है। हम केवल उन अफसरों का वध करते हैं पंडित जी जो मानवता के नाम पर कलंक है, जो अपने कर्तव्य का निर्वाह मात्र नहीं करते, अपने कर्तव्य की आड़ में भारतीय जनता के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तो उससे किनारा भी तो नहीं किया जा सकता। अत्याचार को खामोशी से सहना भी एक अत्याचार ही है पंडित जी। जब अत्याचार सहने वालों में प्रतिरोध की भावना जागृत हो जाती है, तब अत्याचार करने वालों को उस प्रतिरोध का सामना तो करना ही पड़ता है।
पंडित मोतीलाल नेहरू आजाद की आत्मविश्वास बड़ी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाकर, जाओ आजाद, सफलता और असफलता तो ईश्वर के हाथ में होती है, परंतु संसार में जब भी अपनी मातृभूमि व मानवता के कल्याण के लिए संघर्ष करने वालों का नाम आएगा, तुम्हारा नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। मैं तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं आजाद, बहुत प्रसन्न। अब एक अद्भुत घटना घटती है, आइए उसके बारे में चर्चा करें। आजाद तीन ग्रामीणों की पकड़ में थे। एक उनका दायां हाथ पकड़े था, दूसरा बायां हाथ और तो तीसरा कमर पकड़े। उनकी पकड़ के ढंग से ही आजाद समझ गए थे कि एक की छद्म भेष में वे पुलिस वाले। तीनों रेलवे लाइन के पास एक पुलिया की आड़ में बैठे थे। जैसे ही आजाद रेलवे लाइन के किनारे की पगडंडी पर साइकिल से चलते हुए पुलिया पर पहुंचे, तीनों अचानक झपट कर उनके सामने आए। आजाद भी ग्रामीण बहुरूप में थे। वे उन तीनों ग्रामीणों को अपने सामने देखकर साइकिल से उतर पड़े। उन्होंने साइकिल छोड़ दी, तीनों ने झपट कर उन्हें पकड़ लिया। उन तीनों में से एक गुप्तचर सेवा के निरीक्षक, दूसरे गोरखपुर कोतवाली के थानाध्यक्ष और तीसरे उप निरीक्षक। अच्छा हुआ आजाद का माथा गर्व से ऊंचा था। आप लोग वर्दी में नहीं थे, नहीं तो मैं आत्मरक्षा में कुछ भी कर सकता था। यह आजाद कोई और नहीं, चंद्रशेखर ही थे। दल के काम से ग्रामीण के बहुरूप में गोरखपुर गोरखपुर की बस्ती की ओर जा रहे थे। वे तीनों पुलिस वाले उसी वक्त की अंग्रेज सरकार की नमक खाते थे और अपना कर्तव्य निभाने आए। सबसे बड़ा गद्दार तो वह मुखबिर था, जिसने उन्हें चंद रुपयों के लालच में सूचना दी थी कि आजाद मंगलवार की शाम को 6 बजे रेलवे लाइन के किनारे की पगडंडी पर साइकिल से बस्ती की ओर जाएं। आजाद ने न्यायाधीश के द्वारा दिए गए कोड़ों का दंड भोगकर यह प्रतिज्ञा की थी कि अब कोई पुलिस वाला जीवन में उन्हें हाथ भी न लगा सकेगा। वह भी समय आया अब जब आजाद भारतीय समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना के प्रधान सेनापति बन गए। उनके कार्यकलापों ने उन्हें क्रांति का अगुवा बना। अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार करने या करवाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की। उनकी गिरफ्तारी के लिए रोज नई नई रणनीतियां बनाने लगे। कई बार घेराबंदी की, पर आजाद उनके हाथ ना लगे। कई बार हाथों में आते आते फिसल गए। पुलिस वाले उनके माउजर के अचूक निशाने से बुरी तरह घबराते। गुप्तचर ने से सूचना पाकर तीनों पुलिस वालों ने काफी विचार विमर्श किया। उन्हें मुखबिरी की सूचना पर विश्वास था, पर यह विश्वास नहीं था कि सूचना के अनुसार ही आजाद अमल करे। अब तक के अनुभवों से उन्हें एहसास था कि आजाद ऐन मौके पर कार्यक्रम बदल देते हैं और घेराबंदी करने वाले ताकते ही रह जाते। बाद में सूचना मिलती है कि आजाद दूसरे रास्ते से निकल गए। तीनों पुलिस वालों ने कांस्टेबलों को साथ ले जाना उचित न समझा। सोचा कि पुलिस पर अधिक आदमी छिप न पाएंगे, अधिक आदमी देखकर आजाद चौकन्ने हो जाएंगे, बेकार में खून खराबा होगा। चौकन्ने हम होने पर आजाद मस्त मस्त मदमस्त हाथी जैसे हो जाएंगे और तब किसी की उनके निकट पहुंचने की हिम्मत भी नहीं होगी। अगर किसी अन्य स्थान पर पुलिस बल को छिपाएंगे तो भी कोई लाभ ना होगा। आजाद ऐसे रास्ते से अलग और चौकन्ने होकर निकलेंगे। आखिर में यह तय हुआ कि वह तीनों चले। सफल हो गए तो 5 उंगली घी में और असफल रहे तो वही नूनी तेल हटाए। सो गुप्तचर इंस्पेक्टर ने शंका प्रकट की, वर्दी में चलना ठीक ना होगा। वर्दी की झलक पाते ही आजाद चौकन्ने हो जाएंगे। अगर वे भागने में सफल हो गए तो हम में से एक दो को उनकी गोलियों का निशाना बनना ही पड़ेगा। तीनों निश्चित समय पर ग्रामीणों के बहरूपिया में पुलिया के नीचे आ गए। आजाद का शरीर शक्तिवान ही नहीं था, बल्कि उसमें कूट कूट कर चुस्ती भी भरी थी। पुलिया के नीचे पहुंचते ही उन्होंने सहसा एक ऐसा झटका दिया कि तीनों की पकड़ से निकल गए।
अगले ही पल आजाद बिजली जैसी फुर्ती से उछलकर एक और खड़े हो गए। तीनों उनके सामने डट गए। पलक झपकते ही आजाद का मोर्चा हाथ में आ गया। तीनों मौत को सामने देखकर सहम गए। आजाद ने पिस्तौल की नली नीचे कर ली। मैं भागूंगा नहीं, तुम्हारे ऊपर गोली भी नहीं चलाऊंगा, अपने ही देशवासियों के खून से हाथ नहीं रगूंगा। आओ बैठकर बातें करना। यह ध्यान रहे कि तुम तीनों मिलकर भी मुझे गिरफ्तार करके ना ले जाओ पाओगे, कम से कम जीवित तो कभी भी नहीं। तीनों पुलिस वाले भी उनके साथ नीचे जमीन पर बैठ गए। आजाद ने पिस्तौल हाथ में ही रखी, पर उसकी नली झुकी रही। एक पुलिस वाले ने कहा, पंडित जी चिंता ना करें, हम तीनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है, किसी उच्च अधिकारी को सूचना भी नहीं है, आप विश्वास रखें। आजाद ने दूसरी ही बात छेड़ी, मुझे गिरफ्तार करके तुम्हें नगद पुरस्कार और पदोन्नति मिलेगी। रुपया तो मैं भी दे सकता हूँ, पर पदोन्नति मेरे हाथ में नहीं। तीनों ने एक स्वर से रुपया लेने से इनकार कर दिया। आजाद हंसे। आज मैं दल के एक आवश्यक काम से जा रहा हूँ, काम बहुत जरूरी है, कल शाम को आपके थाने पर गिरफ्तारी देने आ जाऊँ। आजाद की बात पत्थर की लकीर होती है। अगर भारत माँ के बेटे ही उसे जंजीर में जकड़े रहने देना चाहते हैं तो यही सही। तीनों पुलिस अधिकारी की निगाहें एक दूसरे से मिली। अचानक उनके दिलों में निर्मला प्रकाश सा कौंध गया। कोतवाल बोला, पंडित जी आप जाइए, गिरफ्तारी देने की जरूरत नहीं है, मगर हाँ हाँ बताइए। आजाद ने बात काट दी, क्या कहना चाहते हैं? गुप्तचर निरीक्षक के होठ हिले। अगर हमारे अंग्रेज अधिकारियों की आज की घटना ज्ञात हो गई तो वे हम तीनों को कोलू में फिरवा डालेंगे, हमारे मकान खुदवा डालेंगे, हमारे का पास जो कुछ है सब जब्त कर लेंगे, बीवी बच्चों तक को सजा भोगनी पड़ेगी। क्यों भाई अब्दुल रहीम? युवा उप निरीक्षक कबीर अहमद को जोश आ गया। कुछ भी हो, पर अब हम पंडित जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जहां देश पर इतने लोग कुर्बान हो रहे हैं वहां हम भी सही। इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम ने स्वीकृति की मोहर लगा दी। ठीक है भाई, ऐसा ही सही, यह कुर्बानी भी सही। आजाद की आंखों में बिजली सी कौंधी। मैं कौन अपनी आत्मकथा लिखने या लिखवाने जा रहा हूँ, यह भी बताए जा रहा हूँ कि अंग्रेज मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। उनकी गोली भी मुझे न मार पाएगी। यह अधिक संभव है कि मेरी मृत्यु मेरी ही अंतिम गोली से हो। अंत में चारों ने बैठकर शपथ ली कि उस घटना का जिक्र कभी किसी से नहीं करेंगे। अब आइए असेंबली में बम विस्फोट करते हैं। अब उनकी योजना, जो अगली योजना थी, असेंबली में बम विस्फोट कर। अब ब्रिटिश सरकार भारत में स्वतंत्रता की मांग को दबाने के लिए तरह तरह के कानून बनाती थी। सांसद उनकी थी, लोग उनके थे। उन कानूनों को पास होने से कोई रोक नहीं सकता था। गांधी जी के पास सत्याग्रह का एक बहुत कारगर हथियार था। वह था अंग्रेजों एवं उनकी सरपरस्ती में चलने वाले उद्योगों के कामगारों से काम रुकवा देना। हड़ताल होने से अंग्रेजों को दो तरफा हानि होती थी। एक तरफ से तो उत्पादन कम हो जाता था और आर्थिक दबाव बढ़ जाता था, दूसरे पूरे विश्व में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुल्मों का संदेश जाता था। यह ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक स्थिति होती। इस स्थिति के निराकरण के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसका नाम रखा गया पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल मजदूरों एवं कामगारों के अधिकारों में कटौती करने के लिए बनाया गया था। इससे मजदूर किसी भी परिस्थिति में हड़ताल पर नहीं जा सकते। साथ ही इस बिल में कई प्रावधान ऐसे भी सम्मिलित किए गए थे जिनसे मजदूरों के मौलिक मानवीय अधिकार भी बाधित। पब्लिक सेफ्टी बिल में के विषय में सुनकर चारों तरफ त्राही त्राही माम मच गया। मजदूर वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठा। यह बिल मजदूरों के पेट भरने तथा तन ढकने के मौलिक अधिकार को भी छीन लेना चाहता है। यह बिल 9 अप्रैल 1929 को असेंबली में पेश होना था और यह तय हुआ था कि यह बिल पास
हो जाएगा। कांग्रेस भी अपने तरीके से इसका विरोध कर रही थी। गांधी जी ने इस बिल के विरोध में अनशन करने की चेतावनी भी दी थी, परंतु किसी भी हालत में अंग्रेजी सरकार इस बिल को रोकने के लिए तैयार नहीं थी। मजदूर संगठन अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्रांतिकारियों ने भी इस बिल का विरोध करने का निश्चय किया। आजाद की राय थी कि उस दिन असेंबली के चारों तरफ कुछ बम लगाकर उसे उड़ा गया। भले ही भले ही असेंबली ना उड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार के कुछ नुमाइंदे तो जरूर मरेंगे और निश्चित तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बिल रोकना। परंतु कब तक, कब तक इस तरह हम इस बिल को रोक पाएंगे आजाद भैया? भगत सिंह ने कहा ठीक है, कुछ समय के लिए निश्चित रूप से इस तरह का बिल रोका जा सकता है, लेकिन अंततः तो यह पास हो ही जाएगा। और फिर आप यह क्यों नहीं सोचते कि इसके बाद ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों तो क्रांतिकारियों बल्कि आम जनता तक का जीना हराम कर देगी। कितने ही बेगुनाहों को ब्रिटिश सरकार के प्रतिशोध का सामना करना होगा। क्षमा कीजिएगा आजाद भैया, परंतु यह रास्ता उचित नहीं होगा। परंतु भगत, हमें इस बिल का विरोध तो करना है ना भाई। और इस बिल के विरोध में दल असेंबली से बाहर कुछ करेंगे तो यह बिल नहीं रुकेगा। करना है तो असेंबली में ही कुछ होगा। अब सवाल यह है कि हम कि क्या करना होगा। मैंने अपनी राय तुम लोगों के सामने रख दी है, अब यह तुम लोगों को सोचना है कि क्या करना है। आजाद ने कहा अब अब आजाद भैया, हमें गांधी जी के मार्ग में अपना मार्ग जोड़ देना है। यही सबसे शाश्वत एवं सार्थक तरीका होगा इस बिल को रोकने। भगत का चेहरा पूरी तरह गंभीर था। तो क्या, कई लोगों के मुंह से एक साथ निकला, परंतु ऐसा कैसे संभव? गांधी जी का मार्ग अहिंसा का मार्ग है, वे विरोध का नहीं, मांग का समर्थन करते हैं। अब भगत सिंह, हम क्रांतिकारी अचानक ही उस मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? आजाद ने कहा गांधी जी सिर्फ एक भूल करते हैं, वे अपनी अहिंसा को इतना कमजोर एवं लाचार रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उसकी न्यायपूर्ण मांग भी याचना बनकर रह जाती है। परंतु हम ऐसा नहीं करें। हम अपने मांग पूरे सशक्त ढंग से अंग्रेज के सामने रखेंगे। हम याचना नहीं करेंगे, बल्कि अंग्रेजों को यह बताएंगे कि हम हिंसा प्रिय नहीं है, हिंसा करने को वे हमें विवश करते हैं। भगत सिंह ने कहा परंतु कैसे? अपनी योजना स्पष्ट करो भगत। आजाद के चेहरे पर उलझन थी। हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे, परंतु ऐसा बम जिससे कोई हताहत ना हो, किसी की उंगली तक न छिले। परंतु धमाका जोड़ का हो, इतना जोड़ का धमाका हो कि भारत से लेकर इंग्लैंड तक यह अंग्रेजी सरकार थर्रा जाए। इसी के साथ हम वहां क्रांतिकारियों के उद्देश्य से संबंधित पर्चे फेंकेंगे, ताकि अंग्रेज उन्हें पढ़ें और हमारे उद्देश्य की गहराई तक पहुंचे। निश्चित रूप से यह कार्य असेंबली में नई बहस का आधार बन जाएगा और यह बिल तत्कालिक तौर पर अंग्रेज को रोकना। भगत सिंह ने अपनी योजना विस्तृत रूप में पेश की, परंतु बम फेंकने के बाद हम वहां से निकलेंगे कैसे? इतनी देर में तो वहां पुलिस का जमघट लग जाएगा। बम फेंकने वाला वहां से भागेगा नहीं आजाद भैया, बल्कि अपनी गिरफ्तारी देगा और असेंबली से लेकर अदालत तक अंग्रेजों के जुल्मों की गाथा कहेगा। यकीन कीजिए, हमारे इस कार्य से लोगों में एक नई चेतना आएगी। हम क्रांतिकारियों के प्रति उनके दिलों में एक नया विश्वास जन्म लेगा और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। परंतु भगत, गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज के जिन अत्याचारों का सामना उसे करना करना होगा, उसकी कल्पना भी की है तुमने? अंग्रेज उस व्यक्ति को जीते जी मार डालेंगे, बहुत जुल्म करेंगे उस पर। आजाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई आई थी। आजाद भैया, अंग्रेजों का जुल्म तो सारे भारत पर हो रहा है, एक हम ही क्या, सारे समाज जो है अंग्रेजों के जुल्म का शिकार है। और हम तो सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, फिर इस जुल्म से क्या डरना? वैसे भी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, यह तो जड़ है। फिर इस जड़ शरीर पर चाहे जो भी हमारा विश्वास मातृभूमि के प्रति, हमारा प्रेम हमें उस जुल्म को सहने की शक्ति देगा। परंतु यह कार्य करेगा कौन? आजाद जैसे भगत की योजना से कुछ सहमत हो रहे थे। एक तो मैं और दूसरा जो भी मेरे साथ आना चाहे। और एक मैं, बटुकेश्वर दत्त ने हाथ उठाकर कहा।
नहीं, तुम नहीं भगत, आजाद ने सपाट स्वर में कहा। अंग्रेज सरकार तुम्हें हर कीमत पर फांसी पर लटका देगी और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह जिम्मेदारी किसी और को उठानी होगी। अगर कोई नहीं तो मैं जा सकता हूं, परंतु तुम नहीं। आजाद का स्वर भावावेश में कांप रहा था। आजाद भैया, भगत मुस्कुरा रहे थे। सारे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंश है अदालत में अपनी बात सही ढंग से रखना। मुझे आपकी योग्यता पर संदेह नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपनी बात उसी तरह और उतने बेहतर तरीके से रख सकते हैं जितना कि मैं। परंतु भैया, जो विचार मेरे मस्तिष्क में है, मेरी सोच में, उन्हें आप कैसे रख पाएंगे? मैं संसार को यह दिखा देना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी सिर्फ गोली बंदूक नहीं चलाते। हमें हिंसा से प्रेम नहीं है। हमसे हिंसा कराई जाती है और वह हिंसा हमसे कराती है ब्रिटिश सरकार। यह सरकार हमें हिंसक बनने पर विवश करती है। परंतु भगत, आजाद की आवाज में कंपन था। आजाद भैया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मोह मत करो, ना स्वयं का ना किसी और का। जिसे मरना होगा उसे संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती, और जिसे बचना होगा, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो उसे मार सके। मरने जीने के डर से हम अपने कर्तव्य से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। आजाद भैया, हमें अपना कर्म करने दीजिए। संसार में कितने भगत सिंह आएंगे, चले जाएंगे, परंतु संसार का क्या उन सबको याद रख पाएगा? हाँ, मातृभूमि की वेदी पर चढ़ने वाले भगत सिंह को लोग आसानी से नहीं भूल पाएंगे। ठीक है भगत, जैसा तुम्हारी इच्छा, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। अब अहिंसक विस्फोट करते हैं असेंबली। 8 अप्रैल 1929 असेंबली में आज पब्लिक सेफ्टी बिल जो है एवं औद्योगिक विवाद बिल पर बहस होनी थी। पूरी असेंबली खचाखच भरी थी। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए असेंबली हॉल की दर्शक दीर्घा में बैठे सदन की कार्यवाही देख रहे थे। वे बड़ी सावधानी से छिपकर दोनों अहिंसक बम, जिनमें आवाज थी, धुआं थी, परंतु किसी की उंगली तक जलने की क्षमता नहीं थी, लेकिन ले आए। जब असेंबली में बड़ी गंभीरता से बिल पर चर्चा हो रही थी, तभी वे दो बम बड़ी तीव्रता के साथ गूंजे। असेंबली में भगदड़ मच गई। सारी असेंबली दंग रह गई। एक क्षण के लिए तो लोगों को ऐसा लगा मानो कोई अनहोनी घट गई हो। सब किंकर्तव्य मुड़ थे। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से लोगों की जड़ता टूटी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सहसा एक अधिकारी गुर्राया, गिरफ्तार कर लो इन दंगाइयों को। परंतु भगत और बटुकेश्वर दत्त निशंक होकर पर्चे फेंक रहे हैं। हम दंगाई नहीं है महोदय, भगत जोर से बोल रहे थे। हम इस बाहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने आए हैं। ब्रिटिश सरकार अभी भी वक्त है, इनकलाब आ रहा है। भारत के लोगों की आवाज सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत विलंब हो जाए और हर भारत तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। पुलिस के कुछ सिपाही उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारत माता के उन सपूतों के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक न थी। वे अब अपने उसी तेज और प्रखर आवाज में बोल रहे थे, हमारा इरादा किसी को चोट पहुंचाना या किसी की हत्या करना नहीं है। हम हंगामा खड़ा करने में यकीन नहीं रखते। भारत और भारतवासी शांति के साथ मिलजुल कर सारी दुनिया में प्रेम बांटना चाहता है, परंतु हमारा यह प्रेम अंग्रेज सरकार के हाथों बंधक पड़ा है। हमारे प्रेम को इनकी नजर में हमारी कायरता समझा जाता है। पुलिस के सिपाही उनके हाथों में हथकड़ियां लगा रहे थे, परंतु आजादी के उन दीवानों के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई इनकार नहीं। वे हथकड़ियां नहीं बल्कि मानो मातृभूमि पर न्योछावर हो जाने का इनाम प्राप्त कर रहे थे। भगत अभी भी अपनी बुलंद आवाज में असेंबली को संबोधित सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। असेंबली के सदस्यों, कोई भी शासन चाहे कितनी भी क्रूर हो, वह गरीब एवं मजलूम जनता का सिर काट सकता है, उसकी जुबान नहीं। इतना याद रखो, इतिहास एक ना एक दिन तुम्हें एक कायर और अत्याचारी के रूप में याद रखेगा। अब भी वक्त है, अपने देश लौट जाओ और भारत की जनता को उसका जन्म सिद्ध अधिकार वापस कर दो। लोग ध्यान से भगत सिंह की बात सुन रहे थे। हम सब भारतवासी पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हैं। असेंबली के अधिकांश सदस्य भगत सिंह की बातों से सहमत नजर आ रहे थे। पुलिस उनसे शेरों को पकड़कर अपने साथ ले गई। उन्होंने स्वेच्छा से स्वयं को पिंजरे में बंद करा लिया। पुलिस का दमन चक्र एक बार फिर तेज हो गया। पंजाब और उत्तर प्रदेश के जगह जगह छापे मारे जाने लगे। क्रांतिकारी गिरफ्तार किए जाने लगे। कितने ही निर्दोष लोगों को भी सरकार ने जेलों में बंद कर दिया।
दुख इस बात का था कि कितने ही प्रमुख क्रांतिकारी भी इस बार पुलिस के हाथों में आ गए, परंतु आजाद आजाद ही रहे। उन्होंने बड़ी सफाई से पुलिस को चकमा दे दिया और फरार। पकड़े गए क्रांतिकारियों के विरुद्ध अदालत में कई मुकदमा चलाए गए। अदालत में भगत सिंह ने कहा, महोदय हम हिंसा नहीं चाहते, अगर हमें हिंसा प्रिय होती तो आप देखते कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी नुमाइंदा असेंबली हॉल से बचकर वापस नहीं जा पाता। महोदय हम तो आजादी चाहते हैं, मात्र आजादी और कुछ नहीं। यह सरकार अपने कान बंद करके बैठी है। इस धमाके से हमने सरकार के बंद कानों को खोलने का प्रयास किया है। मुकदमा चलता रहा। अदालत न्याय के प्रति उदासीन थी। अंग्रेजी सरकार के पिट्ठू न्यायाधीश स्पष्ट रूप से अन्याय कर रहे थे। अतः अंततः भगत सिंह ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अदालत चाहे जो भी फैसला कर ले, परंतु मुझे न्याय की सरेआम हत्या होते देख अदालत जाना मंजूर नहीं है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों पर कई मुकदमा चलाए गए और आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने अपनी मनमानी कर ली और भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को मौत की सजा सुना दी। बटुकेश्वर दत्त तथा अन्य क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी। अंतर्द्वंद, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। जीवन का यह रास्ता अभी कितना अजीब है, बिल्कुल नदी की लहरों के समान। कभी तो इसमें ऐसी तरंगें उठती है कि मानो ये अपने साथ संपूर्ण संसार को बहा ले जाएगी, और कभी इतना शांत हो जाती है मानो थक कर विश्राम कर रही। आजाद यमुना किनारे घूमते हुए सोच रहे थे, मेरा जीवन भी तो कुछ ऐसा ही है, इस नदी की लहरों के समान, जो ना जाने कब से निरंतर चला ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जहाँ विश्राम है न शांति, बस एक गति जो निरंतर अपने निश्चित पथ की ओर अग्रसर है। आज कितने ही दिनों बाद आजाद आए थे इस नदी के किनारे। सरसरसता तो मानो उनके जीवन में कहीं पीछे छूट गए। परंतु जीवन वास्तव में है क्या? एकमात्र एक रूखी सूखी कल्पना? नहीं, जीवन वह नहीं। जीवन प्रेम भी है, जीवन सौंदर्य भी है। ये चारों तरफ खिले हुए सरसों के मुस्कुराते फूल, खेतों में फगुए की तान छेड़ते मस्त किसान, ये साग चौहती महिलाओं के मुंह से निकला मनमोहक संगीत, सब कुछ कितना सरल है, कितना सुघड़ है। फूलों की डालियों पर संगीत, सब कुछ डालियों पर मंडराती इन तितलियों को आखिर किस बात का गम है? कितनी प्रसन्न है ये। पैरों की डालियों पर जीवन का संगीत सुनाती है चिड़िया की चहचहाट, चहचहाट कितनी मधुर है। हंसी में तो जीवन की मस्ती छुपी हुई है, परंतु इन सब के पीछे इनकी आजादी की खूबसूरत दुनिया है। परंतु कहते हैं इन सब के पीछे इनकी आजादी की खूबसूरत दुनिया है। ये फूल, ये तितलियां, ये चिड़ियों का चहचहाना, सब कुछ बस आजादी का संगीत है। चंद्रशेखर आजाद की चिंता यह थी कि यह देश आजाद नहीं था, गुलामी की जंजीर से जकड़ा हुआ था। फिर वे प्रकृति की इस सरसता का आनंद भला कैसे उठा सकते हैं? ब्रिटिश राज ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे देशभक्तों को फांसी का दंड सुनाया था। कितने ही साथी काले पानी की सजा काट रहे थे। ये सभी वीर जवान जो है आजादी के मतवाले थे। कितने ही और लोग इस आजादी की भेंट चढ़ चुके थे और आजादी ना जाने कब मिली। आजाद का मन आज कुछ अजीब तरह का हो रहा था। वे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वे वास्तव में चाहते क्या थे, उनकी आकांक्षा क्या थी। जो हृदय निरंतर उत्साह से भरा रहता था, आज अचानक वह इतना उदास क्यों? यह कैसा अंतर्द्वंद था? अचानक नहीं, आजाद घबराए, बरबराए। अचानक नहीं, काकोरी कांड के बाद ही राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के फांसी पर चढ़ जाने के बाद मेरा हृदय टूट गया था। निराश ही की गहन चादर ने मेरे अस्तित्व को ढक लिया था। वह तो वीर सावरकर ने ही मुझे आशा की एक नई राह दिखाई, एक नया साथी दिया। भगत सिंह के रूप में बिस्मिल के चले जाने के बाद मेरे टूटे मन को भगत सिंह के आ जाने के बाद बहुत शांति प्राप्त हुई थी। एक बार फिर यह आशा बनी थी कि हम यह जंग जीत लेंगे।
परंतु परंतु आज आज फिर ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ कहीं खो गया। सारे आशाएं टूट गई, सारे सपने बिखर गए। इन साथियों के बाद अब क्या होगा? क्या भगत सिंह और बिस्मिल जैसे साथी फिर मिल पाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। आजादी के वे मतवाले अब कहाँ मिलेंगे? तो क्या इन भारत माता, इन वीर सपूतों के ऐसे अविस्मरणीय बलिदान के बाद भी परतंत्र की बेरियों में जकड़े रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह देश आजाद होगा, निश्चित रूप से होगा। हम वीरों का लहू कभी बेकार नहीं होगा, नहीं जाएगा। लेकिन कब? कब? इसका उत्तर उस महावीर के पास नहीं। ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसकी जब इच्छा होगी, यह देश पुनः अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर पाएगा। यह कांग्रेस, इसने तो आजादी को मजाक बना दिया है। क्या आजादी कोई वस्तु है जो मांगने से मिल जाएगी? आजादी तो लेनी पड़ती है, छीननी पड़ती है, और शायद वह दिन अब दूर नहीं जब हम ऐसा करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न करना हमारा लक्ष्य था। वो हमने कर दिया। आज देश का बच्चा बच्चा अंग्रेज सरकार का दुश्मन बन गया। बस और क्या चाहिए था? एक ना एक दिन इन आतताइयों को यह देश छोड़ना ही होगा। बिस्मिल ना रहे, भगत सिंह ना रहे, आजाद ना रहे, परंतु यह देश रहेगा। इस देश पर मिटने वाले कयामत तक सलामत रहेंगे। सन 1857 की क्रांति से लेकर आज तक स्वतंत्रता की अग्नि कभी धीमी तक ना पड़ी। लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महावीर मार दिए गए, परंतु स्वतंत्रता की यह यज्ञ वेदी निरंतर प्रज्वलित रही और प्रज्वलित रहेगी। अगर अंग्रेज सरकार चाहती है कि जाति धर्म धर्म के झगड़ों में उलझाकर इस देश का शोषण करती रहे, लेकिन यह असंभव है। अशफाक और बिस्मिल हमेशा इस देश में पैदा होते रहे और होते रहेंगे। कांग्रेस की नींव भी तो एओ हुएम ने ही सोच कर डाली थी। उन्होंने सोचा था पढ़े लिखे लोग कांग्रेस में आ जाएंगे, इस तरह बौद्धिक विरोध खत्म हो जाएगा। परंतु हुआ उसके विपरीत। अब वही कांग्रेस अंग्रेज के गले की हड्डी बनी। कांग्रेस से सहसा उनकी विचारधारा गांधी की अहिंसा की तरफ चली गई। गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, क्या अहिंसा है? क्या इसकी सरल नीति के कारण लोग इसे पसंद करते हैं? थोड़ी देर तक गहन चिंतन करते रहे, फिर उनके विचारों में बहुत विचार, जो स्पष्ट विचार आया। हाँ, गांधी जी शायद ठीक कहते हैं। अहिंसा का मार्ग बहुत साहस और वीरता का मार्ग है। अपनी पड़ती हिंसा को अपने अंदर दबाकर सत्य और न्याय की बात कहने का सामर्थ्य कोई मामूली सामर्थ्य नहीं है और नहीं हो सकता। शायद हमारे जैसे नौजवान के लिए उसे कठिन और कुछ नहीं। भगत सिंह भी गांधी की अहिंसा को सम्मान देता है, परंतु उसकी अहिंसा निरी अहिंसा नहीं है। 100 दिन से ज्यादा उपवास किया उसने जेल में, पानी तक नहीं पिया, और आखिरकार अंग्रेजों को उसके सामने झुकना पड़ा। परंतु उसकी इस अहिंसा में खोज था। गांधी की अहिंसा कुछ छुपाने का प्रयास करती हुई सी लगती है। भारत भगत की अहिंसा स्पष्ट है। गांधी जी की अहिंसा निरीह है। भगत सिंह की अहिंसा ओजपूर्ण है। परंतु मेरे लिए तो अहिंसा का यह मार्ग अब बंद हो गया है। आज मैं अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन। मेरे ऊपर 10,000 का इनाम है। अंग्रेज, अगर ब्रिटिश सरकार को मैं आज मिल जाऊं तो वह मेरी बोटी बोटी काट डाले, पर इतना आसान है क्या मेरा मिलना? लगा ले यह सरकार अपना सारा जोर, परंतु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। सरकार अपना काम करती रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा। भले ही उत्तर में हमारा संगठन मिट गया, परंतु कोई बात नहीं। अब मैं दक्षिण में जाऊंगा, दक्षिण से ही अपने आंदोलन का संचालन करूंगा। पूज्य गुरुवर सावरकर जी का आशीर्वाद तो साथ है ही। मुझे सफलता जरूर मिलेगी। वे नई आशा और विश्वास के साथ वहां से चल पड़े। एक बार कुछ लोगों ने आजाद से कहा, आजाद जी, अब क्रांतिकारी दल बिखर चुका है, आप रूस चले जाए। उस समय आजाद ने उनसे कहा था, यह शरीर भारत की माटी से बना है और भारत की माटी में ही सुख की नींद सो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए भारत माता की गोद छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। अब आगे का जो आगे का पार्ट जो है, आगे का चर्चा में थोड़ी देर बात करूँ।
आगे का है विश्वासघात। उस जमाने में भी सोचिए विश्वासघाती लोग थे और आज भी है। उनका मित्र था आजाद जी का वीरभद्र तिवारी। और तिवारी जो है वीरभद्र तिवारी, वो विश्वासघात करेंगे आजाद जी के साथ। कहते हैं वीरभद्र तिवारी का मन उसे कचोट रहा था, वह करवटें बदल रहा था, उसके अंतरात्मा उसे धिक्कार रही। वह रात भर चैन की नींद नहीं सो सका। रह रह कर वह सोच रहा था, क्या आजाद जैसे सुंदर वीर पुरुष और देश के सच्चे सपूत के साथ विश्वासघात करना ठीक रहेगा? नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। वीरभद्र तिवारी काकोरी कांड में अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। बाद में रहस्यमय कारणों से उसे छोड़ दिया था। कहते हैं कि वह पुलिस से मिल गया था। यह वही वीरभद्र तिवारी था जो कभी क्रांतिकारियों के दल का सदस्य हुआ करता था। वह अंतर्द्वंद से जूझ रहा था। आजाद एक देवता स्वरूप व्यक्ति है जिसका संसार में अपना कुछ भी नहीं, जो सब कुछ देश के लिए कर रहे, जिसने जवानी की उन्मुक्त तरंगों को ब्रह्मचर्य की कठोर साधना में दबाकर अपना जीवन ही मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर दिया है, जिसका प्रत्येक क्षण देश हित के चिंतन में बीतता है। संसार का सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं हो सके। फिर अचानक तिवारी के दिमाग में इंस्पेक्टर के कहे शब्द गूंजने लगे। तिवारी जी, संसार में कोई किसी का नहीं होता। सबसे बड़ा मित्र तो पैसा है। पैसा जिसके पास होता है उसके सब मित्र होते हैं। बुरे समय में जब बड़े से बड़े घनिष्ठ मित्र और सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं, तो पैसा ही सब कुछ होता है। बिना पैसे के जीवन व्यर्थ है। फिर पैसा कमाने का अवसर भी क्या रोज रोज आता है? समय चूक जाने पर आदमी जीवन भर पछताता है। पाप और पुण्य सब व्यर्थ की बातें हैं। भला अपना और अपने बाल बच्चों का जीवन सुधारने में पाप कैसा है? लालच से उसका माथा घूमने लगा। अब तिवारी की आंखों के सामने नोटों की गड्डियां घूम रही थी। भविष्य में मिलने वाली 5,000 के नोटों की दूसरी गड्डी, सरकार की वफादारी का तमगा और बच्चों को मिलने वाली उच्च सरकारी नौकरियां, एक के बाद एक तिवारी हर बात सोचने लगा। लालच उसे अपने चंगुल में फंसा चुका था, परंतु अंतरात्मा उसे कौस रही थी। अंतरात्मा ने फिर पुकारा, तिवारी, तू संसार में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। तुम सब देशद्रोही विश्वासघाती दुष्ट आत्मा कहकर पुकारेंगे। केवल इतना ही नहीं, तेरे उत्तराधिकारी भी देशद्रोही की संतान कहकर पुकारेंगे, पुकारे जाएंगे। तेरे पाप का फल तेरी पीढ़ियों तक भोगना पड़ेगा। फिर उसके सामने पुलिस इंस्पेक्टर का चेहरा घूम, देखना वादा पक्का हो, झूठा वादा सरकार के प्रति धोखा समझा जाएगा और हम वो आप कहीं के नहीं रहेंगे। लालच धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा पर पर्दा डालता चला गया। अब उसके विचार कुंठाग्रस्त होने लगे। तू झूठे तर्कों से मन को समझाने का प्रयास कर रहा था। मेरे वादे पर विश्वास करके कल से पुलिस अपनी योजना बनाने लगी है। अब मैं इंस्पेक्टर से 5,000 रुपये भी ले चुका हूँ। सरकार को धोखा नहीं दे सकता। अगर मैंने धोखा किया तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। फिर आजाद की जगह मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा। दीवारे के सामने अचानक ही पुलिस जेल की ओर तरह तरह की यातनाओं के चित्र घूमने लगे। वह भय से कांप उठा। तब तो मैं सचमुच ही कहीं का नहीं रहूंगा। पुलिस से 5,000 लेने की बात भी तब सामने आ जाएगी और अब मैं आजाद पुलिस एवं जनता की दृष्टि में गिर जाऊंगा। इससे अच्छा तो यह है कि मैं पुलिस की बात मान लूं, कम से कम मुझे अधिक लाभ तो होगा। कुछ देर संकल्प विकल्प के बीच पड़े रहने के पश्चात अंत में लालच की विजय हुई। उस देशद्रोही ने अपनी अंतरात्मा से उठ रही आवाज को अनसुना कर दिया। अब वह अपने कुत्सित कृत्य की योजना बनाने में जुट गया। नगर के सेठ के पास क्रांति दल का 8,000 रुपया जमा था। परसों आजाद सेठ से रुपया मांगने आए थे। उनके साथ मैं भी सेठ के यहाँ गया था। शायद सेठ की नीयत बदल गई। मुझे लगता है अब वह रुपया लौटाना नहीं चाहता। वह जानता है कि अब क्रांतिकारी दल समाप्त हो चुका है। केवल आजाद ही तो है, तभी वह टाल मटोल कर रहा है। फिर भी आजाद से वह डरता है, इसीलिए साफ मना नहीं कर सका। कल दोपहर तक उसने रुपया
लौटा देने की बात की है, क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं, सेठ से उन रुपयों को ऐंठने में क्या हर्ज है। चंद्रशेखर आजाद की मित्रता से भला मुझे क्या मिले। राजद्रोह और पुलिस के शत्रुता के कारण जीना दूभर हो जाएगा, फिर वह पुलिस इंस्पेक्टर भी ठीक ही कहता है। संसार में रुपया ही सब कुछ है, रुपये वाले के पाप को सब क्षमा कर दिए जाते हैं। रुपया पैसे वाला व्यक्ति पापी होते हुए समाज में सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है। मुझे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, फिर परेशानी वाली बात भी क्या है। कल कुछ ही घंटों के लिए तो जी करा करना है, उसके बाद तो मौज ही मौज है। आजाद गिरफ्तार हुआ तो फांसी पर बस लटका दिया जाएगा, या फिर वही पुलिस की गोली से भून डाला जाएगा। वह चाहे कितना भी अच्छा निशानेबाज क्यों ना, हजारों पुलिस से कैसे बच सकता है। इस तरह से मुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। माना आजाद की गिरफ्तारी के बाद लोग मुझे कोसेंगे और भला बुरा कहेंगे, लेकिन कब तक। धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाएगा, और बाद में कौन किसे बुरा कहता है। बुरा बुराई भलाई की सब बातें थोड़े ही दिन चलती है, फिर बात आ गई आई गई हो जाती है। इतिहास में जयचंद जैसे देशद्रोहियों की कमी नहीं है। मुगल काल से अब तक सैकड़ों जयचंद होते रहे हैं, जिनके कारण देश गुलाम ही बना रहा। उन्हीं जयचंदों में से एक जयचंद युवा तिवारी था। अभी सुबह के 5 ही बजे थे कि वह सेठ के घर की ओर चल पड़ा। तिवारी के पुकारने पर सेठ की नींद खुली। जब उसने बाहर आकर तिवारी को देखा तो उसके होश उड़ गए। यह मालूम होने पर कि तिवारी अकेला आया है, सेठ को कुछ संतोष हुआ। सेठ की हालत देख तिवारी बहुत कुछ भाप गया। वह समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला था। उसने सेठ से एकांत में चलकर कुछ आवश्यक बातें करने के लिए कहा। वहां से चलकर दोनों एक कमरे में बैठ गए। तिवारी बोला, आजाद को आपकी सारी बातें का पता चल चुका है। सेठ के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। काका का कौन सी बात, सेठ ने हकलाते हुए पूछा। यही कि आपने उनके बारे में पुलिस को सूचना दी है। मैंने कोई सूचना नहीं दी है। सेठ बुरी तरह घबरा गया। उसके मन में छिपा चोर कांप उठा। नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आपने पुलिस को गुप्त सूचना दी है और आजाद को इसका पता चल चुका है। तिवारी वैसे ही अटकने लगा रहा था, परंतु वास्तव में बात ठीक ही थी। सेठ मक्कारी कर रहा था। उसने पुलिस को कह दिया था कि आजाद आज दोपहर को दल के किसी काम से वहां पहुंच रहा है। इसीलिए तिवारी की बात सुनकर वह सफेद पड़ गया। उसके सामने हाथ में पिस्तौल लिए आजाद का चित्र घूम रहा था। तिवारी ने समझ लिया कि उसका हवा में छोड़ा गया तीर निशाने पर जा बैठा। अब काम होने में कोई संदेह नहीं। तिवारी ने स्वर को थोड़ा नरम बनाते हुए कहा, सेठ जी, आप आजाद का स्वभाव तो जानते ही हैं। वह धोखा देने वाले को कभी क्षमा नहीं करते। मैंने उन्हें मना लिया है। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें एक बात पर राजी कर पाया हूँ। कैसी बात। आपको ज्ञात होगा कि आजाद फिर से दल संगठित करना चाहते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनके पास पैसे नहीं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस समय आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके पास दल की 8,000 रुपए जमा है। इस समय आप हमें केवल 4,000 रुपए ही दे दीजिए। मैं आजाद 11 बजे की गाड़ी से बाहर भेज दूंगा। इस तरह आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। लेकिन इस समय तो मेरे पास रुपए नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। आजाद को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया है, नहीं तो वह आपको पुलिस की सूचना देने की मजा चखाने यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपने उनका पैसा नहीं लौटाया तो आपको उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आजाद की आने की बात सुनकर सेठ घबरा गया। वह सोच रहा था कि तिवारी को दे दिलाकर वहां से टाल देने में ही भलाई है। घबराहट में भी सेठ अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। काफी तर्क वितर्क के बाद वह 2,500 रुपए देने को तैयार हुआ। केवल 2,500 रुपए देने के बावजूद उसने रसीद पूरे 8,000 के 8,000 रुपए की लिख दी। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर आजाद कभी रुपया मांगने आएगा तो वह कह देगा कि मैं तिवारी को पूरा रुपया लौटा चुका। 2,500 में बला टल जाने से सेठ खुश था। सेठ समझ रहा था कि उसने तिवारी को ठग लिया है।
दूसरी ओर तिवारी को खुशी थी कि जो भी हाथ लगा वही ठीक है। वह सोच रहा था कि उसने सेठ को खूब मूर्ख बनाया। कपटपूर्ण आयोजन। कपटपूर्ण आयोजन। आकाश में उषा की सतरंगी किरणों से लालिमा छा गई थी। अपने कोठरों में बैठे पक्षी चिंची का राग अलाप रहे थे। धीरे धीरे सुबह हुई। प्रभात की सुनहरी किरणें गंगा यमुना के संगम पर बिखर गई। सूर्योदय होते ही प्रकाश प्रकृति का कन कन मानो स्वर्ण किरणों से नहा उठा। हमेशा की तरह आज भी चंद्रशेखर स्नान और पूजा पाठ से निवृत्त होकर यमुना किनारे टहल रहे थे। जाड़े क्या जाड़े के दिन थे। सुबह की तीखी और बदन में चुभने वाली ठंडी हवा चल रही थी। फिर भी वे बाल ब्रह्मचारी नंगे बदन थे, मानो ब्रह्मचर्य के तेज से उनकी गठिली मांसपेशियां और सर्दी गर्मी बरसात किसी ऋतु का कोई प्रभाव न होता था। टहलते टहलते आजाद के मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। उनका मन कुछ आसान था, परंतु प्रत्येक वस्तु उनसे उदास और पराई लग रही थी। वह सोचने लगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु आदि साथियों के पकड़े जाने के बाद वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब वे अकेला रह गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। मन कहीं नहीं लग रहा। किंतु विवेक कहता है कि हम मातृभूमि की सेवा का भार मेरे ही ऊपर है। मुझे दल को एक नए सिरे से संगठित करना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं कि अब मुझे भगत सिंह जैसे वीर साथी कभी नहीं मिल सके। फिर भी भारत में वीरों की कमी नहीं है, लेकिन केवल उनकी सुप्त भावनाओं को जागृत कर मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। परंतु दल को नए सिरे से संगठित करने के लिए मुझे पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। मुझे स्वयं पर भरोसा है। मैं अकेले ही इस काम को पूरा कर लूंगा। पिछले अनुभवों के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि अभी हमारे देश में सशस्त्र क्रांति का उचित समय नहीं आया है। विरोध विद्रोह और जन क्रांति होनी चाहिए। बिना सैनिक विद्रोह की जनता के मुट्ठी भर लोगों को सशस्त्र क्रांति में सफलता हासिल नहीं हो सकती। फिर भी सबसे पहले जन जन में जागृति पैदा करना आवश्यक है। निसंदेह समय और परिस्थिति के अनुसार गांधी जी का मार्ग भी सरल और उचित है, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं। मैं उसे अपनाना भी चाहूं तो अपना नहीं सकता। जब तक सरकार और क्रांतिकारियों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हो जाता कि सरकार हमारे पिछले कार्यों के लिए हमें कोई दंड नहीं देगी, तब तक हम अपने मार्ग को नहीं छोड़ सकते। कांग्रेस और उनके नेता हम क्रांतिकारियों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। हमें विवश होकर इस मार्ग पर चलना पड़ रहा है। इस बार नए दल का संगठन करके हम एक नई रीति से अपनाएंगे। हम सरकार से सीधे टक्कर नहीं लेंगे। अपने दल के अधिक से अधिक व्यक्तियों को हम सेना में भर्ती कराएंगे। हमारे साथी सैनिक के रूप में रहते हुए अन्य सैनिकों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित करेंगे। फिर कभी उचित समय देखते हुए एक ही दिन में हम सरकार का तख्ता पलट देंगे। इस समय यह कार्य दक्षिण भारत से शुरू करना उचित रहेगा। धीरे धीरे हमारा दल देश के प्रत्येक छोर तक फैल जाएगा। मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। सेठ भी सब नहीं तो कुछ रुपया तो लौटा ही देगा। फिर मैं आज रात की गाड़ी से बंबई चला जाऊंगा। अचानक आजाद का चिंतन कर्म टूटा। कलाई घड़ी पर दृष्टि डालते हुए वो बुदबुदाया, ओह, 8:10 हो गए। अब तो तिवारी भी आने वाला होगा। उनसे यही मिलने का वादा किया। तिवारी मेरे किसी मतलब का आदमी नहीं है। फिर भी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे साथ ले लिया। कुछ नहीं तो दो चार बातें करके कुछ देर मन बहल जाएगा। आज सेठ से रुपये मिल जाए तो उसका भी साथ छूट जाएगा। अब तो नए नए और सच्चे देश सेवक के साथी बन जाएंगे। अगर मेरे साथ दो चार साथी भी और होते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर लटकने के लिए जेल में बंद न रहते, किंतु अपनी व्यवस्था के कारण कलेजा महसूस कर रह जाता। तभी यमुना में एक नाव सरस्वती घाट से उसी ओर आती दिखाई पड़ी। नाव में मल्लाह के अतिरिक्त एक और आदमी बैठा था। नाव समीप आ गई तो आजाद ने तिवारी को पहचान लिया। आजाद भी नाव की ओर बढ़ चले। नाव से उतरते हुए तिवारी हाथ जोड़कर बोला, पंडित जी प्रणाम, माफ करें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैंने आपके जाने की सारी व्यवस्था कर दी है। वह क्या? मैं अभी सेठ के पास से होकर आया। उसकी नीयत खराब हो गई थी। तुम्हें कैसे पता चला? संयोग से कल शाम वह मुझे चौक पर मिल गया था। मैंने जब उसे उसके वादे की याद दिलाई तो वह बाकी बाकी बातें करने लगा। कभी कहता अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो कभी पूछता आजाद तेरे पैसे का क्या करेंगे। फिर क्या हुआ? मैंने डराया धमकाया तो वह 4,000 रुपये देने को तैयार हो गया।
जैसे भी हो आपको अब उन्हीं से काम चलाना होगा, बाद में धीरे धीरे बाकी रुपये भी वसूल कर लिया जाएगा। मुझे अब ले देकर तुम केवल तुम्हारा ही भरोसा रह गया, संसार के सभी काम मित्रों के सहयोग से ही पूरा होते हैं, तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी तो नहीं है। तिवारी की अंतरात्मा से एक बार फिर धिक्कारने लगी। अरे दुष्ट, इस भोले वीर तपस्वी के प्रति ही तू विश्वासघात करना चाहता है। तू कहता है कि सब कुछ ठीक कराया है, क्या तू सचमुच ठीक कराया है? जंगल के आजाद शेर को फंसाने के लिए जाल बिछाकर भी तुझे उसी शेर से यह कहते लज्जा नहीं आती तू सब ठीक कराया है? अरे नीच, अभी समय है, समझ जा। कायर शिकारी शेर को मारने का झूठा झूठा आश्रय लेने के लिए घात लगाए बैठा है। अरे दुष्ट, शेर को जाल में ना फंसा। तभी लालच अंतरात्मा की आवाज को दबाता हुआ बोला, अरे मूर्ख, फिर भड़कने लगा। उधर वे लोग तेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं, कुछ घंटे की तो बात है, तब तक तू इस हृदय को कठोर बनाए रख, फिर सब ठीक हो जाएगा। तिवारी नरम स्वर बोला, मैं तो आपका गुलाम हूँ, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकता है? मैं तो आपकी सेवा में मातृभूमि की सेवा समझता हूँ। तिवारी, या तो तुम्हारी उदारता है, आज मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, तुम मेरा साथ दे रहे हो। आज आजाद वो आजाद नहीं रहा जो कुछ दिनों ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट देने के इरादा रखता था। आज तो भी वह बिना सेना सेना का सेनापति है। आप निराश न हो, यदि सेनापति योग्य हो तो सेना इकट्ठा हो तो देर नहीं लगती। ऐसे सेनापति के पास सैनिक स्वयं आते हैं, उसकी सेवा में रहते हुए अपना और देश का गौरव महसूस करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक बार फिर से आजाद की टूटी बोली हुई ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। तिवारी की बातों से आजाद का साहस तो बढ़ा, साथ उसके प्रति विश्वास और भी दृढ़ हो गया। सच सच तो यह है कि कोई कितना भी कहे कि वह चाटुकारी पसंद नहीं करता, परंतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भी सभी इनके जाल में फंसते दिख गए। संसार में यदि चाटुकारी ना होती तो लोग बड़े बड़े नर्तकों से बचे रहते। अच्छा, तो सेठ हमें कहाँ मिलेगा? सेठ ने मुझे दरभंगा हाउस के अल्फ्रेड पार्क के पास 10:30 बजे मिलने को कहा है, वहीं रुपया लेकर आएगा। फिलहाल अब हम यहाँ से चलते हैं, वह अल्फ्रेड पार्क में आपको छिपने की जगह भी मिल जाएगी। क्या वह रुपया देने अकेले जाएगा? हाँ, उसने अकेले आने का वचन दिया है, साथ ही कहा है कि रुपया मुझे ही देगा और मुझसे ही आपकी रसीद ले लेगा। ऐसे में यदि उसने कोई चालबाजी दिखाई, जैसा मौका वैसा देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं। दोनों नाव में सवार हो और सरस्वती घाट की ओर चल दिए। एक के मन में दूसरे के प्रति विश्वास था, वह निर्भीक था। दूसरा जो विश्वासघात करने जा रहा था, भय से आतंक और डर रहा था कि कहीं आजाद उसके भावों को तार न जाए। यदि उन्हें जरा भी संदेह हो गया तो उन्हें गिरफ्तार होने से पहले उसने दुनिया छोड़नी पड़ सकती। बलि वेदी पर 27 जनवरी 1931 का दिन था। सुबह लगभग 9:30 ज्यादा और तिवारी इलाहाबाद के कैनिंग रोड से होते हुए पार्क रोड और कैनिंग रोड के तिहारे के पास से अल्फ्रेड पार्क में घुसे। वहां के म्योर सेंट्रल कॉलेज के सामने कोरिनल रोड से कुछ हटकर इंडियन प्रेस से लगभग 100 गज की दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। ना जाने क्यों आज मेरा मन कुछ अशांत हो रहा है। तिवारी, सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है। यहाँ के चप्पे चप्पे के प्रति मेरे हृदय में कुछ मोह सा जाग रहा है। ऐसा तो मेरे साथ कभी ना हुआ। आजाद ने गंभीर स्वर में कहा, भाई आज आप यहाँ से दूर जा रहे हैं ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं अपने देश के दूसरे कोने में ही तो जा रहा हूँ, वहीं कहीं विदेश थोड़ी ना जा रहा हूँ। आपकी बात ठीक है, दक्षिण एशिया भारत का तो अंग है, फिर भी यहाँ की भूमि आपका विशेष लगाव रहा है। मैं इससे पहले भी कई बार बाहर जाता रहा, ऐसा आभास मुझे उस समय तक कभी नहीं हुआ। समय समय की बात है भाई, कभी होता है कभी नहीं होता है। अब आपके वे साथी भी ना रहे, ऐसी स्थिति में मन में इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है। आजाद को तिवारी की बात ठीक जची। वे मन ही मन सोचने लगे, वास्तव में तिवारी मेरा बड़ा शुभ चिंतक है, वह मेरी मनोदशा का अनुमान ठीक ठीक लगा रहा है। कुछ समय बाद आजाद ने अपना घड़ी में समय देखा, फिर कहा, 10 बजने में केवल 10 ही मिनट रह गए, सेठ आने ही वाला होगा। हाँ, अब वह मुझे दरभंगा हाउस की ओर जाना चाहिए। वह 10:30 बजे तक वहां अवश्य पहुंचेगा। अचानक आजाद ने केरीनाल रोड की तरफ दृष्टि डाली, देखा कि वहां अनगिनत पुलिसकर्मी खड़े। वास्तव में पिछले दिनों से ही सीआईडी का एक इंस्पेक्टर तिवारी के पीछे लगा हुआ था। जिस समय तिवारी आजाद को लेकर अल्फ्रेड पार्क में घुसा, उसने कोतवाली को सूचना दे दी। वहां सारे नगर की पुलिस पहले से ही जमा थी। कुछ ही मिनटों में उसने पार्क को घेर लिया। घेरा छोटा करते करते पुलिस आजाद के चारों ओर पहुंची। पुलिस को देखकर आजाद ने कहा, पुलिस यहाँ पुलिस कैसे आई? पता नहीं, पुलिस को कैसे पता चला? चलो यहाँ से निकल भागे। तिवारी ने कुछ आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, भागने का अब कोई रास्ता बाकी नहीं था। आजाद ने जिधर देखा उधर पुलिस ही पुलिस थी।
पुलिस ने सीधे ही गोलियों की बौछार कर दी। वह हाथ आए अफसर को कैसे छोड़ सकते थे। पुलिस को डर था कि शेर को जाल में ठीक से नहीं फंसाया गया तो वह 10-20 का खून कर दे। पुलिस की छोटी सी चूक में आजाद की निशानेबाजी अपना करिश्मा दिखा सकते थे। फिर पुलिस को अब कोई चिंता नहीं थी, उनका मुखबिर तिवारी भी भले ही मर जाए, अब वह उनके किसी काम का नहीं। तिवारी जल्दी ही समझ गया कि पुलिस को उसके जिंदा रहने या मर जाने कोई फिक्र नहीं। वह अपने कुकृत्य पर अब पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या लाभ। उसे तो अभी पुलिस की गोली से अधिक आजाद की गोली का डर था। वह सोच रहा था कि आजाद को इस समय तनिक भी संदेह हो गया तो उसकी जान विधाता भी नहीं बचा सकता। अपनी जान बचाने के लिए अब वह नाटक करने लगा। भाई मुझे तो यह सब सेठ की चाल लगती है, किसी तरह यहाँ से भागने का प्रयास करें। वीर हमेशा निर्मल हृदय होते हैं, वे दूसरों को भी अपने जैसा समझते हैं। प्रकृति का यही नियम है, यहाँ भी लागू। आजाद को अभी भी उस दुष्ट पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। बोले, तिवारी तुम भाग जाओ, फिर मैं उनसे अकेले में निपट लूंगा। तिवारी तो डर रहा था कि कहीं आजाद को संदेह ना हो जाए। उसने अंतिम बार अपनी सुरक्षा के लिए एक और शतरंजी चाल चली और बोला, नहीं, मैं आपके ऐसी स्थिति में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आजाद ने कहा, तुम क्यों समय नष्ट करो, जल्दी यहाँ से जाओ, निकल जाओ। जब तक तुम यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकले तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। आजाद ने तिवारी को अपनी आग उगलती पिस्तौल की आड़ में कर लिया और फिर हाथ से धक्का देकर भगा दिया। तिवारी विवश होकर वहां से जाने का अभिनय करता हुआ 9-2-11 हो। अब पुलिस और आजाद के बीच भीषण गोलियां चलने लगी। पुलिस सुपरिटेंडेंट नौटवर चिल्लाया, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब आजाद की गोली उसके हाथ पर आकर लगी। अपने अफसर को घायल होते देख पुलिस धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगी। आजाद के पैर की आड़ में आ गए और गोलियों का जवाब गोलियों से देने लगे। वह अकेला वीर कई हजार पुलिसों का सामना भला कब तक कर पाता है। आजाद की गोलियों से सीआईडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ठाकुर विशेश्वर सिंह और कई सिपाही पूरी तरह घायल हो चुके थे। लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से बारी बराबर गोली चलती रही। आखिर आजाद कब तक पुलिस की गोलियों का जवाब दे पाते। जल्द ही उनकी गोलियां समाप्त होने को आई। वे समझ गए कि अब बचना मुश्किल है, अब बच निकलना मुश्किल आता है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ फौरन अपने पिस्तौल को कनपट्टी पर रखकर घोड़ा दबा दिया और भारत माता की जय करते हुए जाबाज बलिदान हो। उस पल मानो वक्त ठहर गया। पंछियों का एक झुंड कलरव करते हुए तेजी से पार्क के ऊपर से गुजर गया। उनका कलरव उस पल मानो कुर्दन में बदल गया। आजाद का शरीर निस्तब्ध था, एक और लुढ़क गया। इस प्रकार आजाद सदैव सदैव आजाद रहे और मरते समय में उन्होंने अपनी आजादी का परिचय दिया। आजादी की प्रतिमूर्ति और क्रांति वीर अपनी ही गोली से वीर गति को प्राप्त हुआ। आजाद हमेशा आजाद थे, आजाद रहे और आजाद ही चले गए। वे अक्सर कहते थे ब्रिटिश सरकार कभी आजाद को छू तक नहीं सक पाएगी, और वही हुआ। आखिर में ब्रिटिश सरकार के उन चापलूसों ने जिसे छुआ वे आजाद ने उनका पार्थिव शरीर था। टायर पुलिस वाले अभी भी इतने आतंकित थे कि उनके पार्थिव शरीर के पास जाने का साहस न कर सके। वो पार्थिव शरीर पर गोलियां के लगातार बौछार करते रहे। काफी गोलियां चला देने के बाद ही उनके विश्वास हुआ कि पैर के पास आजाद नहीं केवल उनका पार्थिव शरीर पड़ा है। फिर भी वे कुछ देर तक खड़े देखते रहे, फिर वहां जाकर बड़ी निर्लजता से सबको घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी तक ले गए और उठाकर गाड़ी में डाल दिया। इस प्रकार सशस्त्र क्रांति का वह दीपक 27 फरवरी 1931 को दिन के 10 बजे बजकर 10 मिनट पर अपनी अंतिम तेजमयी आभा दिखाकर बुझ गया। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले। भारत माता का वह सपूत जिसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े सुरमाओं का कलेजा ढल उठता था, अपने ही एक गद्दार देशवासी की विश्वासघात के कारण मारा जा चुका था। परंतु उसकी शहादत के बाद भी सरकार उसके व्यक्तित्व के आतंक से मुक्त नहीं हुई। वह अभी दहशत में था। जनता ने अनुरोध किया कि उनके प्रिय नेता का शव उनको सौंप दिया जाए, परंतु सरकार के पास इतनी हिम्मत कहाँ थी। वह तो इस दहशत से मरी जा रही थी, आजाद की इस प्रकार मृत्यु से कहीं भयंकर जन विद्रोह न फैल जाए और उसके लिए एक नई मुसीबत न खड़ी की जाए। सरकार ने उस सब को आनंद फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद गुपचुप तरीके से एकांत में जला दिया। शवों को जलाने के बाद यह घोषणा नगर में प्रसारित करवा दी गई, आज प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद
पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए। उनका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया तथा उनकी सब भस्म को त्रिवेणी में प्रवाहित कर दिया गया। समाचार सारे इलाहाबाद में आग की तरह फैल गया। लोगों के झुंड अनपरे पार की ओर चल पड़े। लाखों स्त्री पुरुष बच्चे अपनी आंखों से आंसू के दीपक जलाए उस रक्त रंजित स्थान पर जमा हो गए। लोग रो रहे थे, सिसक रहे थे तथा वहां की माटी अपने माथे पर तिलक की तरह लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं त्रिवेणी उस स्थान पर आ गई हो। लोगों के आंसुओं से वह भूमि सिसक्त हो गई। त्रिवेणी के उस तट पर जहां अंग्रेजों ने उस वीर को सब भस्म को बहाया था, तिलक रखने तक की भी जगह नहीं बची थी। तिल रखने तक की भी जगह नहीं बची थी। लोग आ आकर अपने उस महान वीर नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इधर गंगा और यमुना का संगम हो रहा था और उधर लोगों के आंसू उस पतित पावनी धारा को और भी पवित्र कर रहे थे। वह वृक्ष जिसकी आड़ में आजाद ने अपना अंतिम महासंग्राम किया था, अब जनता के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं था। हजारों लोग रोज वहां आते और महावीर की याद में आंसू बहाकर उसे याद करते। वह वृक्ष तीर्थराज प्रयाग का एक प्रमुख तीर्थ बन चुका था। जो भी प्रयाग आता वह अपने धर्म के अनुसार उस पवित्र स्थान की पूजा करता। अंग्रेजी सरकार को यह भी सहन नहीं हुआ और उसने उस प्रति पवित्र वृक्ष को कटवा दिया। सरकार को तो जो करना था उसने कर लिया, परंतु वह जनता के हृदय से आजाद की स्मृति कभी मिटा नहीं सकी। चंद्रशेखर आजाद की शहादत शहादत के बाद 23 मार्च 1931 को शाम 8 बजे अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों को ताक पर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। यद्यपि फांसी की तिथि 24 मार्च नियत थी, परंतु अंग्रेजी सरकार इतनी भयभीत थी कि उसने एक दिन पहले ही उन वीरों को फांसी पर लटका दिया। उन तीनों क्रांतिकारियों के सब भी चुपके से जला दिए गए तथा उनकी राख रवि नदी के तट पर बहा दी गई। इस तरह वे महावीर अपने रक्त से आजादी के तिरंगे में लाल रंग भरकर संसार से विदा हो गए। आज हम स्वतंत्र हैं, परंतु यह स्वतंत्रता उन्हीं क्रांतिकारियों के चरम पुरुषार्थ की देन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 10 वर्ष बाद जहां पर वह वृक्ष था, आजाद की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई। सरकारें भूल गए, नेता आजादी के उन दीवानों को भूल गए, परंतु जनता नहीं भूली। जनता के हृदय में उनकी यादें किसी दिए की भांति जलती रही। आजाद की वीर गति काफी समय के बाद उनकी माताजी जीवित रहीं। सन 1951 के आसपास जनता के बहुत दबाव के बाद सरकार ने उनके लिए 15 रुपए मासिक पेंशन बांधी थी, परंतु वे उस पेंशन को शायद ही कभी ले सके। वे पागल सी हो गई थी और 22 मार्च 1951 को झांसी में उनका निधन। आजादी हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु इस अधिकार की रक्षा के लिए बहुत कम लोग ही लड़ पाते हैं। वे शूरवीर होते हैं जो दूसरों की आजादी की रक्षा के लिए अपना खून बहा देते हैं। वे क्रांतिवीर थे, कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। क्षमा कीजिएगा, वे क्रांतिकारी वीर थे, कूटनीतिज्ञ नहीं। कूटनीति से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनकी कामना थी सुशासन की स्थापना। उनकी कामना थी एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना जहां एक मानव दूसरे मानव का शोषण न कर सके। उनकी कामना थी एक ऐसे समाज की जिसमें जाति, धर्म, रंग भेद के नाम पर कोई मानवता की हत्या न कर सके। आजाद भारत माता की गोद में खिले व फूले थे, जिस पर आज भी माँ भारत की नाच, माँ भारती को नाज है। मरकर भी अमर हो गए। करोड़ों भारतवासियों के दिलों में आज भी उनकी यादें जिंदा है। आज भी भगवान भुवन भास्कर की किरणों आपके आगमन के साथ ही मानवता एवं मानव अधिकारों की रक्षा में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले इस महामानव को प्रणाम करती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का यह शेर आजादी के उन दीवानों को समर्पित था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी विसा होगा। जय हिंद।